हरापन लाएगा, तेजी से बढ़वार लाएगा। जो फसल धीमे चल रही है, पीली पड़ रही है, उसको यूरिया दो, भग के चलेगी। हाँ, तो नाइट्रोजन का काम है वेजिटेटिव ग्रोथ। और जिस भी पौधे में हरापन है, बातें छोटी छोटी सी बोलूंगा, पकड़ने की चेष्टा करना। जिस भी पौधे में हरापन है पत्तियों में, उनके अंदर क्लोरोफिल आता है। तो शायद हम जो खेती कर रहे हैं सभी के पत्तों में हरापन है, क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल को बढ़ाने का काम करता है, हर पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ पे काम करता है। जब भी डालोगे 50% तक लगता है, 50% बह जाएगा, धूप में चले जाएगा, लीच हो जाएगा। और अगले 3 से 5 दिन में लगकर काम खत्म हो जाएगा और हमारी फसल में असर दिख जाएगा कि हमने यूरिया डाला तो 1 2 3 4 रिजल्ट निकला। ये नाइट्रोजन का काम है। अब नाइट्रोजन और यूरिया में 2 फर्क है। यूरिया की बोरी हम लेकर आते हैं 50 किलो की, उसमें 46% नाइट्रोजन होता है। 54% क्या होता है ये अभी तक किसान को मालूम नहीं है। पता है क्या? 50 किलो की बोरी कितने की आई? आजकल यूरिया 45 केजी आ रहा है। सॉरी, आजकल 45 की होगी। 45 की हो गई। 5 किलो तो मैं आउटडेटेड चल रहा हूँ अभी। तो उड़ा ही दिया। 5 और कम कर दिया, शायद 40 क्या होगा। अभी धीरे धीरे क्या करेंगे पता है? अगर उस बोरी का रेट बढ़ाया तो हम किसान जागरूक है कि यार रेट बढ़ा दिया तुमने, रेट वही है, वजन कम कर दिया। अगली बार फिर वजन कम कर देंगे, तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ गया ना। नैनो और आ गया ना। वो नैनो, वो नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि स्प्रे करेंगे तो हम उसको काम में लेंगे। मैं बतलाऊंगा आप लोगों को। तो ये जो 46% है, तो इसमें 54% क्या है आज तक किसान को पता नहीं है। ये हमें ढूंढना है 54% क्या है। आप जहाँ से यूरिया लेते हो उनको पूछो इसमें 54% क्या है। उसको नहीं मालूम हो तो कहना जहाँ से तू लाता है वहाँ से पूछ के बता। उसको नहीं मालूम हो तो कहना जहाँ से तू लाता है वहाँ से पूछ के बता। जरूरी ना, हमें पता होना चाहिए। कुछ फिलर रहते हैं, कुछ बॉन्डिंग रहती है, जो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं आ सकता तो कुछ फिलर के माध्यम से बॉन्ड करके भेजा जाता है, जो हमारे खेतों को शुद्ध तरीके से खराब करता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? शुद्ध तरीके से एकदम नेचुरल वे से खेती को खराब करता है। और हम वहाँ पर काउंटर पे पैसे दे के आते हैं कि मुझे 54% ऐसी चीज़ देना जो मेरे खेत को खराब करे। सिक्के के 2 पहलू है। एक पहलू है कि मैं 46% यूरिया का पैसे दे के आया हूँ 400 रुपये। दूसरा पहलू है मैं 54% शुद्ध ऐसी चीज़ लाया हूँ जो मेरा खेत खराब करे। आप क्या लाए हो, आपको डिसीजन लेना है। दोनों चीज़ें हैं उसी में, 46 और 54। नुकसान ज्यादा है। अभी बहुत सारी मेरी बातें ऐसी आएगी कि आप मुंडी हिलाओगे, हाँ बोलोगे, बट दिमाग ऐसा बमबारी कर रहा है कि यार यूरिया नहीं डालूंगा तो करूंगा क्या। ये मना कर रहे हैं क्या यूरिया नहीं डाल? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं पहुँचूंगा कि कैसे काम मिले। हमारे वायुमंडल में जो मैं सांस ले रहा हूँ, इसके 1 हेक्टेयर का रकबा 2.5 एकड़, इसमें 36,000 टन नाइट्रोजन है। कितना है? 1 हेक्टेयर के दायरे में। कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहां 1 एकड़ में भी होता है, वो एक सिस्टम बनता है, एक जोन बनता है। हमें 1 एकड़ मक्का पकाने के लिए कितनी बोरी यूरिया की लगती है? 2 बोरी मैक्सिमम। जो हल्की ज़मीन है, रेतीली ज़मीन है तो 3 डाल देंगे हम। उठाव कम कर रही है, थोड़ा चलती कम है, 2 से 3 बोरी। तो 1 क्विंटल यूरिया हमें लगता है। 1 क्विंटल यूरिया 46% मतलब 100 किलो में 2 बोरी हुई ना, 50-50 की। उदाहरण में बता रहा हूँ, 45 को हिडन करते हैं तो 46 किलो नाइट्रोजन गया। 1 एकड़ मक्का पकाने के लिए हमें 46 किलो नाइट्रोजन चाहिए, और उस 1 हेक्टेयर में 36,000 टन है हवा में यूरिया है। कॉन्सेप्ट कितना है कि हम इस हवा के यूरिया को पकड़कर पौधे की जड़ तक कैसा भेज दे। यही कॉन्सेप्ट है ना। इतना हमें नहीं सिखाया जा रहा, इतना आता नहीं, सिखाया नहीं जा रहा। हमें समझ नहीं है कि किसी से पूछ लें, और हमें आता नहीं है तो हम मजबूर हैं कि हम यूरिया खरीद के ला रहे हैं। ये हमारी गलती नहीं है। हम किसानों को ये कोई बताने आ जाए
कि 36,000 टन नाइट्रोजन को कैसे पकड़ के पौधों की जड़ों तक ले जाए, तो हम यूरिया खरीदेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो गवर्नमेंट को यूरिया बैन करने की बजाय ये बताना चाहिए 36,000 टन नाइट्रोजन किसान कैसे एडॉप्ट करें अपने जड़ों तक पौधे की। इतना ही केवल द्वंद्व है ना। अब ये द्वंद्व मसाला हमेशा चलेगा, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं लगेगा और वहाँ पैसे का फ्लो है। ट्रक आई, डीजल डला, ड्राइवर के घर रोटी गई, वो यूरिया की थैली जिसने बनाकर सीली उसके घर रोटी गई, यूरिया की फैक्ट्री जिसने बनाई उसके पास कर्मचारी चल रहे हैं उसके यहाँ रोटी गई, जिस दुकानदार के पास आया वहाँ पर रोटी का कुछ दाना गया। वो उठाकर हेममाल आपके ट्रॉली पे रखा, उस हेममाल को 10 रुपये बोरी का दिया आपने, वो ट्रॉली चलकर आपके खेत तक आई, वहाँ डीजल का पैसा लगा। ये पूरी साइकिल ये कभी बंद नहीं होगी। बात उसी पर होगी, क्योंकि वहाँ पर एक चलायमान पैसा चल रहा है और किसान कमाऊ पुत्र है जो पैसा दे रहा है। ये हमको समझना पड़ेगा कि 36,000 टन नाइट्रोजन कैसे मेरे पौधे पर लगवाऊं, तो ये हमें ढूंढना पड़ेगा। वो कोई नहीं बताएगा, उनकी प्रक्रिया चल रही है और बताना भी नहीं चाहिए। रोजी रोटी चल रही है, इतने लोगों की दुकानदारी कैसे बंद होगी? कभी बंद नहीं होगी। सरकारें भी बंद नहीं करेगी, बातें करेगी, बंद नहीं होगा कभी भी, फिक्स्ड है। तो हमें समझना है 36,000 टन नाइट्रोजन को कैसे उपयोग करें। इसके लिए हमें खेत में एक इकोसिस्टम जनरेट करना पड़ेगा, जो पहले था। इकोसिस्टम जनरेट करना पड़ेगा, तो पेड़ पौधों की जड़ों के पास बायोमास कार्बन की अवेलेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगी, जो पहले थी। तो कार्बन और नाइट्रोजन रेशो जब एक दूसरे से मैच होंगे, तो वायुमंडल में जो नमी में, हवा में नाइट्रोजन है, और नमी जब होती है, जब नाइट्रोजन बनता है, उसको पेड़ पौधे अपने आप ले लेंगे। जब पेड़ पौधों की जड़ों के पास कार्बन प्रतिशत बढ़ेगा, किसी भी जंगल में ये जो पहाड़ियां दिख रही है, उस किसी पेड़ को कोई यूरिया देने गया? जंगलों में सीताफल बहुत ज्यादा है ना, अपने आप पक के आते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। हम खेत में सीताफल पकाते हैं, उसको सब तरह का न्यूट्रिशन देते हैं, उसका टेस्ट बिगाड़ देते हैं। कॉम्बिनेशन पूरा उल्टा है। पहाड़ी सीताफल, पहाड़ी अमरूद, पहाड़ी आम जो टेस्ट देगा, वो 2 दिन तक गले में लगता रहेगा कि कुछ मैंने खाया है। और हम खेत में टेक्नोलॉजी से करते हैं, वो सीताफल, अमरूद, आम हमें टेस्ट नहीं देता, मैंने खाया है, बट वो फीलिंग ही नहीं जनरेट होगी कि आपने अगर पहाड़ी खा लिया तो वो उसकी फीलिंग नहीं आएगी। हम हमेशा ही केमिकल का खा रहे हो तो पता नहीं चलेगा, बट एक अगर पहाड़ी आपने केला खा लिया, सीताफल खा लिया, तो गई बात। अब आपको आपके खेत का टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने यूरिया दिया है, आर्टिफिशियल हो गया ना, दिया है मतलब आर्टिफिशियल हो गया। तो हमें इकोसिस्टम जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर 5% कार्बन की अवेलेबिलिटी चाहिए हमारे पौधे की जड़ों के पास। अब विडंबना ये है, मैं थोड़ी सी मेरी बात को लंबी खींचकर बता रहा हूं, आप तक पूरा पहुंचना चाहता हूं। विडंबना यह है कि 5% कार्बन केवल जंगलों में पाया जाता है। क्योंकि मैं एनपीके बताते बताते सारी प्रक्रियाओं को कॉम्बिनेट कर रहा हूं, क्योंकि जंगलों में कोई कल्टीवेशन नहीं चला था। जैसे ही खेत में कल्टीवेटर चला, उसको कुछ मेरे मित्र बोलते हैं ब्रह्म राक्षस बड़े पैरों वाला वजनदार ब्रह्म राक्षस। जैसे ही कल्टीवेटर चला तो जमीन टूटती है, जमीन टूटती है तो इकोसिस्टम बिगड़ता है, और उस टूटी हुई जमीन पर धूप आती है तो बायोमास कार्बन हवा में, वायुमंडल में घुल जाता है, वो मिट्टी में रहता नहीं। और जैसे ही वो वायुमंडल में जाता है, ग्रीन हाउस गैसों को पैदा करता है, जिससे हमारा वायुमंडल खराब होता है। समझ में आ रहा है? अभी आपको समझ में आएगा मैं कल्टीवेटर चलाऊं कि नहीं चलाऊं कैसे चलाऊं, तो मैं उसका विकल्प बतलाऊंगा। बट जो सत्यता है वो मैं बतला रहा हूं कि कल्टीवेटर चला तो ढेपे पलटे तो वो कार्बन, उसके ऊपर धूप गिरी तो कार्बन ह्रास हो जाएगा, वायुमंडल में घुल जाएगा। फिर आपकी जड़ों के पास कार्बन नहीं रहेगा। तो जब हवा में नाइट्रोजन है और जड़ों के पास कार्बन नहीं है, तो फिक्सेशन में नहीं आएगा। वो नाइट्रोजन कार्बन के परत पर उसके इर्द गिर्द फिक्स होता है, वहां फिक्स होता है तो जड़ें वहां से नाइट्रोजन लेती है। अब आपकी जड़ों के पास कार्बन प्रतिशत नहीं है, तो वो नाइट्रोजन हवा में ही रहेगा, वो जड़ों के पास भी है, जाएगा नहीं, उसे एडॉप्ट होगा नहीं, वो उठा नहीं पाएगा। जब हम स्प्रिंकलर की खेती करते हैं, रेनगन की खेती करते हैं,
स्प्रिंकलर गेहूं में भी और कहीं कहीं फसलों में किया जा रहा है, यहाँ पर होता है क्या, चने में या किसी किसी में। तो स्प्रिंकलर की खेती करते हैं तो वो हवा में पानी की बौछारें जो होती है उस नाइट्रोजन को लेकर के नीचे बैठती है, तो कम कार्बन होने से भी पौधा हवा का नाइट्रोजन उठा लेता है। दूसरा विकल्प, हमें यूरिया की बोरी नहीं खरीदना है तो स्प्रिंकलर या रेनगन की खेती करो, आपको कभी नाइट्रोजन खरीदना नहीं पड़ेगा। उस हवा का नाइट्रोजन पानी नीचे बिठाएगा और पौधे जड़ों से नाइट्रोजन ले लेगी, तो कभी भी आपको यूरिया की जरूरत नहीं है। मक्का, गन्ना, बैम्बू, नेपियर घास, नेपियर पता है, गाय भैंस के लिए जो चारा बार बार कटिंग पे आती है, इस तरह के जो पेड़ पौधे हैं इनको, ज्वारी, बाजरा, इनको नाइट्रोजन ज़्यादा लगती है, जो डंडे ऐसे बड़े बड़े जाते हैं, ये फसल ही पूरी कट जाती है, मतलब इसका बीज नहीं अलग से, जैसे मिर्च तोड़ लिया पेड़ खड़ा है, मक्का पूरी कटेगी, बाजरा पूरा कटेगा, नेपियर पूरी कटेगी, गन्ना पूरा कटेगा, ये पूरा पौधा ही कटता है, बाम्बू पूरा कटेगा। तो इनकी जो बढ़वार होती है इनको नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता लगती है। और मैं आज की तारीख में 450 एकड़ में नेपियर घास कर रहा हूं, एक दाना यूरिया खेत में नहीं ले जाता हूं, तब भी मेरी फसल 1 एकड़ में 45 दिन में 20 टन की निकल रही है। आपको देखना हो तो हिंगोनिया गौशाला है, 6 फीट पे लगाया है मैंने नेपियर, जिसको यूरिया बहुत लगती है। किसान बोलेंगे कि यूरिया के बगैर नेपियर घास आएगी नहीं, और हर किसान नेपियर घास जो गाय भैंस के लिए चारा पैदा करते हैं, कटिंग के बाद यूरिया डालते हैं। ज्ञान सिंह जी का भी कहना था कि यूरिया डालना पड़ेगा, जब पहली बार हम मिले थे। ऐसे कई सारे मित्र हैं जिनके गांव में नेपियर हो रही है। आपके यहाँ नेपियर होती क्या? यूरिया डालना पड़ता है ना, बगैर उसके तो होती नहीं। तो हमने इकोसिस्टम जनरेट किया है वहाँ पर। नेपियर लगाते हैं 2x2, 3x2, ऐसा लगाते ना, लाइन से लाइन 3 फीट, पौधे से पौधा 2 फीट, या 2 फीट बाय 2 फीट। हमने नेपियर लगाई है 6 फीट बाय 2 फीट। अथा समंदर है, खेती सीखने के लिए बहुत बड़ी है। एक मेरा चैनल है O2 पार्क, जहां आपको गौशालाओं में हम जो नेपियर लगा रहे हैं वो पता चलेगा। ये आप डालोगे गूगल पे या यूट्यूब पर O2 पार्क, तो हम पूरे भारत में कितनी गौशालाओं में काम कर रहे हैं, कैसे नेपियर पका रहे हैं, आपको घर पे ही देखने को मिलेगा। 6 फीट बाय 2 फीट पे लगाई है। 45 दिन के ऊपर नीचे हम कटिंग लेते हैं और 1 एकड़ से 20 टन नेपियर निकाल रहे हैं हर 45 दिन में, 50 दिन में, और बिना कोई खाद डाले। तो जो नाइट्रोजन है, इसको अगर हमें पौधों को डायरेक्ट खिलाना है तो या तो पौधों की जड़ में कार्बन की मात्रा बढ़ाएं या रेनगन से खेती करें, तो वायुमंडल का नाइट्रोजन आएगा। तो मार्केट से नाइट्रोजन लाना नहीं पड़ेगा। यूरिया समझ में आया? कैसे यूरिया की बोरी कम कर सकते हैं? नहीं तो वो वाली बात होगी, सापणी को छोड़कर भुतनी को पकड़ा। यूरिया की बोरी कम करो तो नैनो यूरिया की बोतल लेके आओ और उसका स्प्रे करो। मतलब इधर से कान नहीं पकड़ना, अब इधर से पकड़ना है। अल्टीमेट आपने नैनो यूरिया बोतल का पैसा दिया, दवाई छींटने वाले का पैसा दिया, दवाई घोल कर स्प्रे करोगे ना। तो कॉन्सेप्ट हमें तय करना है, हमें क्या करना है। वो गलत नहीं है पर पूर्ण नहीं है। पौधा अगर स्प्रे से ही सारा खाद ले लेता तो जड़ें काहे के लिए बनती? कॉन्सेप्ट समझना आप, कि मैं नहा कर आया हूं अभी और मैं काला कलूटा हूं, तो पाउडर कितना भी लगा लूंगा थोड़ा सा चेंजेस आएगा, बट जैसे ही पसीना आया और मैंने जैसे ही एक बार हाथ घुमाया, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। रंग रोगन वही रहेगा जो मेरे डीएनए स्ट्रक्चर में है। तो डीएनए क्या कहता है कि पौधे हमेशा जड़ों से भोजन लेगी, वो पौधे के पत्तों में जाएगा, वहाँ पर सूर्य की रोशनी में, क्लोरोफिल में भोजन पकेगा और वो पौधे के हर हिस्से में पहुँचेगा। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। इसमें हमने स्प्रे का भोजन निकाल दिया है, तो वो जस्ट विकल्प निकाला है हमने कि थोड़ा सा काम में आएगा, पूर्ण विकल्प नहीं है। अभी मैं आपका आता हूँ फास्फोरस पे। जैसे एसएसपी हम यूज़ करते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी यूज़ करते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट। एसएसपी में 16% फास्फोरस आता है, डीएपी में
18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस आता है और पोटाश 0 होता है। अगर उस पर कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो आपको 18 46 0 मिलेगा। ठीक है, अभी फास्फोरस हर फसल की आवश्यकता है। कैसे? किसी भी पौधे को अगर हमने सीड लगाया तो उसकी जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस काम करेगा। पौधे के बढ़ते समय उसकी मोटाई पर, तने की मोटाई पर फास्फोरस का काम होगा। कोई भी पौधा हो, गेहूं, चावल, मक्का, केला, पपीता, आम, जाम, नींबू, सीताफल, XYZ। पौधा बन गया, उसके बाद उसका फूल और बोल, मिर्च का फूल और उसकी मिर्च, आम की केरी, गेहूं की बाली, चावल का दाना, फास्फोरस से रिलेटेड है, उससे उत्पादन बढ़ता है। फास्फोरस काम करता है जड़ पर, तने की मोटाई पर और हर फूल और बोल पर। मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा फोकस फास्फोरस। अब यहाँ पर बहुत बड़ा द्वंद्व है कि खेती करने में उत्पादन ज़्यादा लेना हो तो हमें फास्फोरस का कॉम्बिनेशन और उसको ज़्यादा डालना है। द्वंद्व क्या है? जितना ज़्यादा डालोगे, कॉम्बिनेशन फास्फोरस का है 20% लगेगा, 80% फिक्स होगा। और इसके लिए कंडीशन है। किसी ने बीमा करवाया है क्या? मोटरसाइकिल, कार का तो हर साल का ही होता है ना, 11 महीने का। तो बीमा जो कराते हैं ना, उसके नीचे एक स्टार बना हुआ रहता है, उस बीमे की जो कॉपी रहती है, और उसमें कुछ छोटी बातें लिखी रहती है जो बहुत छोटे अक्षर में आप पढ़ नहीं सको, ऐसे चश्मा लगा के पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो हिडन बातें हैं। तो वही हिडन बात यहाँ खाद में है। बीमा आपने करवाया है तो आप स्वस्थ हो और मर गए तो बीमा नहीं मिलेगा। आपका एक्सीडेंट हुआ है और मर गए तो बीमा मिलेगा। ऐसे छोटी छोटी बातें रहती ना कुछ लिखी हुई। आपका हाथ पैर टूटा तो आपको हम इलाज करा के देंगे, लेकिन हाथ इस तरीके से एक्सीडेंट से टूटा तो नहीं करा के देंगे, ऐसा टूटा तो करा के देंगे। ये कंडीशन अप्लाई। तो यहाँ पर 20% फास्फोरस कब लगेगा? जब आपके खेत में 6.5 का pH होगा। कंडीशन अप्लाई। मिट्टी में 1% से ज्यादा बायोमास कार्बन होगा, तब 20% DAP का फास्फोरस लगेगा। आप लोगों ने मिट्टी की जांच कभी कराई है? हाँ, लैब नहीं है। आप एक नंबर लिखिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए हमने एक लैब खोल रखी है। नंबर लिखो, आप यहां से डाकघर में जाकर के अपने मिट्टी का 200 ग्राम का सैंपल कोरियर करोगे, वहां पर सैंपल पहुंचेगा। 8 दिन के अंदर आपको PDF के द्वारा आपके फोन पर मिट्टी की जांच आ जाएगी। 7587538222 यहां पर फोन करोगे तो ये एड्रेस देंगे। 7587538222 ये बी किसान ग्रुप का सॉइल टेस्ट ऑफिस का नंबर है, जो पूरे भारत की मिट्टी की जांच करते हैं। कहीं कहीं अपनी मोबाइल वैन भी भेजते हैं, गाड़ी भी भेजते हैं। तो मैं ये चैप्टर खत्म होने के बाद सैंपल कैसा लेंगे वो बतलाऊंगा। अगर आप गूगल पे डालोगे मिट्टी का सैंपल कैसे लें किसान पाठशाला, तो एक वीडियो आएगा कि खेत से मिट्टी का सैंपल कैसे उठाना। 200 ग्राम का सैंपल डाकघर में जाकर के ये जो एड्रेस देंगे वहां कोरियर कर देना। उनसे डिटेल प्रोसेस ले लेना, वो मिट्टी की जांच जो करेंगे आपके फोन पे आ जाएगी। तो अब मैं क्या बतला रहा था, 20% लगेगा, 80% फिक्स होगा। तो अगर आपकी मिट्टी का pH 6.5 है तो 6.5 किसका pH रहेगा? जिसने अभी तक यूरिया, DAP, पोटास नहीं डाला हो। आपने एक बार भी डाल दिया तो 80% फिक्स हुआ ना, थोड़ा तो बढ़ेगा। 2 3 4 बार डाल दिया तो थोड़ा फिर फिक्स हुआ ना, थोड़ा तो फिर बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? तो आप ये ध्यान रखना, आपने कितनी बार DAP, पोटाश डाला है उतनी बार pH बढ़ा है। तो 6.5 तो नहीं होगा। तो पौधा 6.5 pH पर भोजन उठाता है, 7 पर कम होता है, 7.5 पर और कम होता है, 8 पर अति कम होता है, 8.5 पर बहुत कम हो जाता है भोजन लेना, 9 पर बंद कर देता है भोजन लेना। जैसे जैसे pH बढ़ता है, pH मतलब हमारे मिट्टी में नमक की मात्रा कितनी है। pH का मतलब क्या हुआ? साधारण भाषा में क्षार की मात्रा कितनी है।
जैसे पोटास को लोगे और जबान पर रखोगे तो थोड़ा नमक जैसा लगेगा, क्षार आता है उसमें बहुत ज़्यादा। समुद्र की रेत और ऐसे करके कुछ पोटास आता है, खदानों में मिलता है पोटास, हिंदुस्तान में है ही नहीं। IPL पूरा का पूरा इंपोर्ट होता है। जितना पोटास आता है भारत में सारा का सारा इंपोर्ट होकर के आता है, भारत में कुछ नहीं पोटास। इसलिए भारत सरकार बोल रही है कि 18 लाख करोड़ का जो बजट है उसमें पोटास बहुत सारा इंपोर्ट होता है, तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए तो हमारे बजट में चेंजेस आए। लेकिन किसान पोटास नहीं डालेगा तो फसल पकेगी नहीं। बहुत बड़ा द्वंद्व है। अभी मैं आपको द्वंद्व समझाने जा रहा हूँ, इसको पकड़ लिया तो आप खेती करना एकदम और आसान कर दोगे। समझ में आया फास्फोरस कहाँ काम करता है? पौधे की जड़ों पर, तने पर, फूल और बोल पर, और जितना डालोगे उसका 80% फिक्स होगा। हमें चाहिए इस 80% का विकल्प। अभी अपने पास कपास की खेती यहाँ पर है गांव में। किसने? हाँ, उसका भी विकल्प बताऊंगा कि 80% जो नहीं लग रहा है उसको कैसे लगाएं, ये बोल रहे हो ना आप? हाँ, ये मैं विकल्प बताऊंगा, इसीलिए तो आया हूं मैं। बट कॉन्सेप्ट अगर समझ लोगे तो आप उस विकल्प को हमेशा फॉलो करते रहोगे। ऐसे चुटकी बजा करके मैं एक लाइन बता के गया 1 2 3 फॉलो कर लो, और आपके पास कॉन्सेप्ट में नहीं गया नहीं तो आप कभी फॉलो नहीं कर पाओगे, आप फिर वापस दुकानदार के पास जाओगे। इसलिए मैं पूरी रामायण बताऊंगा, छोटे में काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो हमने अगर 1 एकड़ में 2 बोरी DAP डाला 100 किलो तो काम कैसे करेगा, ये थोड़ा सा समझने की चेष्टा है। अभी आपके पास कौन सी फसल खड़ी है, किसका उदाहरण दूं? कपास खड़ा है किसी के पास? लहसुन है, लहसुन में DAP डालते हो? लहसुन का उदाहरण दूं मैं आपको। 1 एकड़ में कितनी गांठ लगाई है आपने, कितने किलो? सॉरी, अफीम को एक उदाहरण ले रहा हूं मैं। अफीम के कितने पौधे हैं आपके 1 एकड़ में? कैलकुलेशन नहीं है। मुझे आप ये बताओ, एक पौधे से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी है? मैं आपको निकाल के बता दूंगा 1 एकड़ में कितने पौधे हैं। 6 इंच बाय इंच पे आ गए, आधे फीट बाय आधे फीट पे लगता है आपका अफीम। तो ये बहुत अच्छा आपने बात निकाला। आप लोग ये सूत्र समझ लेना कि कैसे पौधे निकालोगे। मैं आपको पौधे निकालना बता रहा हूं कि 1 एकड़ में कितने पौधे लगे आपके अफीम के। कैलकुलेटर खोलना है, कैलकुलेटर में क्लियर है 43,560 स्क्वायर फीट ये भूमि आती है 1 एकड़ की। ये तो सभी के खेत एक जैसे ही होंगे। अब इसमें हमने लगाया है 0.5 बाय 0.5, आधे फीट बाय आधे फीट, 6 इंच बाय 6 इंच पे एक पौधा लगा है ना। तो 1 एकड़ में कितने पौधे हैं, कैसे निकालेंगे? इसका सूत्र है 0.5 गुणित 0.5, क्या निकल के आया? 0.25। ठीक है, तो अभी आपको जाना है 43,560 भागित 0.25। 1,74,240 पौधे आपके 1 एकड़ में लगे हुए हैं। 43,560 भागित 0.75, तो आपके 1 एकड़ के पौधों की संख्या निकल के आ गई 1 लाख। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब 10 आरी में आपका कितना स्क्वायर फीट होगा उतना भाग दे दो 0.25 का, तो उतने पौधे निकल के आ जाएंगे। मैंने उदाहरण दिया एक, तो 1,75,000 पौधे आपके 1 एकड़ में लगते हैं। अब आपके 1 एकड़ से अगर 10वां हिस्सा है तो 17,000 पौधे लगेंगे। समझ में आया? 1,75,000 1 एकड़ में है। अगर आपका 1 एकड़ का 10वां हिस्सा है, चौथा हिस्सा है, तो भागित 4, तो आपके उसमें पौधे लगे 43, 40 से 43,000 पौधे लगे, भागित 4 किया ना अपन ने। तो ये तो पौधे निकालने की विधि थी। अब मैं बता रहा हूं आपको कि अगर 2 DAP आपने 1 एकड़ के अफीम के पौधों पर खेत में डाली, अफीम में DAP डालते हो? डालते हैं। तो मैं 1 एकड़ का उदाहरण दूं आपको, कॉम्बिनेशन समझना आपने। 10 आरी में 2 कट्टे डालते, ऐसे ही चलता है क्योंकि पकना चाहिए ना, तो तुरंत 1.5 2
हाँ, तो एक आरी जो आपने बताया चौथा हिस्सा, उसमें आपका 40,000 पौधा आ रहा है, ठीक है। 40,000 पौधे में आपने 100 किलो डीएपी डाला। इसका मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको कि 40,000 पौधों में कैसे काम करती है डीएपी। हमें हर पौधे से अच्छा उत्पादन चाहिए। अफीम कैसे निकालते हो आप? सर इसमें फूल 180 मतलब 40 क्विंटल समथिंग देसी खाद भी डालते हैं। हाँ, वो मैं ले लेता हूँ, उसको भी ले लेता हूँ खाद को। अफीम कैसे निकालते हैं? जो फूल आता है, कमल आता है, चीरा लगाते हैं, उसमें फिर लिक्विड आएगा, सूखेगा, उसको निकालेंगे। ये प्रोसेस हुई ना। तो अब ये जो कमल है, क्या बोलते हैं आप इसको? डोडा, डोडा चूरी डोडा। ये जो डोडा है, इसने बहुत अच्छा विकसित होना चाहिए। इसमें जब हम चीरा लगाएं तो इसका लिक्विड बहुत निकलना चाहिए। ऐसा ही कॉन्सेप्ट हुआ ना ज़्यादा उत्पादन का मतलब क्या आपका, कि जब हम इस डोडे को, ये जो कमल है हमारा, इसको यहाँ हमने चीरा लगाया तो इसमें ये बूंदे, लिक्विड, ये जो गम है, ये बहुत ज़्यादा निकलना चाहिए। मतलब इस डोडे के छिलके ने अच्छा पुष्ट होना चाहिए, गीला होना चाहिए, इसमें अंदर मांस मसाला भरा हुआ होना चाहिए। इसके छिलके में हम छिलके को चीरा लगा रहे हैं, इसमें से गम निकल रहा है अफीम का। तो ये जो छिलका है, ये छिलका फास्फोरस से अच्छा हेल्दी बनेगा डीएपी से। डीएपी के अंदर जो फास्फोरस है उससे। तो फास्फोरस आपके खेत में कितना जाता है, कैसे जाता है, मैं एक ये साइंटिफिक सूत्र बतला रहा हूं कि 20% लगता है। आपने 100 किलो 40,000 पौधों पर डाला एक आरी में, आपकी भाषा में एक आरी में 10 आरी में 40,000 पौधों पर 100 किलो डीएपी डाला, तो 100 किलो डीएपी का 46 किलो हुआ ना फास्फोरस। 46, 18, 46, 0, एक बोरी में 23 किलो है ना, तो 2 बोरी में 46 किलो। अब 46 किलो का अगर आपका 6.5 pH है, तो मैं मान रहा हूं 6.5 pH है, उसको ठीक करेंगे अपन बाद में, अभी मैं मान रहा हूं 6.5 pH है। अगर आपका 1% बायोमास कार्बन से ऊपर है, तो मैं मान रहा हूं आपके यहां सबके पास 1% बायोमास कार्बन है, तो 20% लगेगा। तो 46 किलो का 20% क्या हुआ? 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 किलो 200 ग्राम। तो आपने 40,000 पौधों में 100 किलो डीएपी ली, उसमें से 9 किलो 200 ग्राम गया, तो एक पौधे के पास कितना गया? हमें तो एक पौधे से अफीम बहुत ज्यादा चाहिए, तो 40,000 पौधों से ज्यादा मिलेगी ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हमने बिखरा कर डाली, ठीक है, तो 9.2, 9 किलो 200 ग्राम, ऐसा ही हुआ ना। 9.200 भागित 40,000 में बांटना है, 10 आरी में 40,000 पौधे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। एक पौधे पर कितनी गई? 0.00023 ग्राम। ये ग्राम बोल रहा हूं मैं पॉइंट के बाद ग्राम आ गया, अब 3 जीरो है, 3 जीरो के बाद 23 आया। अभी आपको एक पौधे से, एक डोडे से कितने ग्राम अफीम चाहिए? कुछ कैलकुलेशन है? एक ग्राम की बहुत ज्यादा हो जाती है, 1 ग्राम की नहीं आती है। नहीं आएगी नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूं कि हमें कितनी चाहिए, हमें तो पैसा बनाना है। क्यों सर, इनको एवरेज देना है। 40,000 पौधे हैं, 40,000 पौधा पे हमें 10 हारी पे कितना एवरेज देना पड़ा? 8 केजी। ये क्या कॉम्बिनेशन? मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं आप लोगों को, एकदम डीएनए तक पहुंच जाऊंगा मैं, अभी थोड़ा रुको। 8 किलो आपको देना है, ठीक है। ये सूत्र बनाया किसने? 8 नहीं, ये 12 किलो आएगी तो 8 किलो 12 किलो जब निकलेगी तो 8 किलो वो पहुंचेगी। निकलेगी तब वहाँ 8। वो सारी प्रक्रिया मुझे पता है, अभी ऑन कैमरा आपको बताना नहीं, वो सारी प्रक्रिया मुझे पता है, चिंता मत करो, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसको पकड़ने की चेष्टा करना, चाहो तो लिख लेना। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे पौधे हैं 40,000, हम 100 किलो डीएपी डाल रहे हैं। 100 किलो डीएपी आया 46 किलो, पहुंचा 9 किलो। एक पौधे के पास 0.00023
1 ग्राम भी नहीं है। हमारे यहाँ जो माताएं हैं ना, उनके कान की बाली 10 ग्राम, 1 तोला। उस 10 ग्राम को ऐसे हाथ पे रखो, फूंक मारो तो बाली उड़ जाएगी, पपड़ी रहती है वो। उसकी कीमत पता है? मैं वजन की बात बता रहा हूं, 1 ग्राम क्या होता है। तो ये 1 ग्राम भी नहीं है। 1 ग्राम के भी 1, 2, 3 के बाद में 23 है। तो अब आपका वो 100 किलो डीएपी जो डला है, उसका फास्फोरस, वो एक पौधा अगर खुशबू ले ले तो वो बड़ी बात है। साइंटिफिक जाना पड़ेगा और रियलिटी को हमें समझना पड़ेगा। आपके 100 किलो डीएपी में जो 18% नाइट्रोजन है, उसको अफीम ने ले लिया। जो आपने गोबर डाला, वो गोबर बायोमास कार्बन है, उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया और 18% नाइट्रोजन को अफीम ने ले लिया। कलर बदल गया, हाइट हेल्थ आ गई, रंग खिलखिला गया। लेकिन फास्फोरस अपटेक करने के लिए उस पौधे को फास्फोरस तो चाहिए। अब इसका उल्टा होगा तो लेगा वो। ये जो मिठाई भी बनाई है भाई। सर खाना है। हाँ, क्या बात है। अब बीच में गैप करके खाना। हाँ, दे देते हैं। ये एक चैप्टर खत्म करके फिर खाना लेते हैं। अभी अफीम का चैप्टर है ना, किसी को भूख नहीं लगेगी। तो पैसे आने वाला चैप्टर है। मेरे जहाँ जहाँ वक्तव्य होते हैं, जहाँ जहाँ किसान फॉलो करते हैं ना, तो जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रहता है, उससे 3 गुना उत्पादन आता है। ये कर ही नहीं जाएंगे। तो आपको आपको क्या करना पड़ेगा? 3 जमीन लिखवाना पड़ेगी, वो 1 जमीन से आउटपुट आता है। गेहूं में, मक्का में, केले में। ये केले का वजन देख रहे हो ना आप, 250 ग्राम का। केले का एवरेज वजन गिना जाता है 125 ग्राम, 150 ग्राम आखिरी। अभी यहाँ पर शायद आधा ही फॉलो हुआ है ना, बाहर गए थे, कुछ फॉलो पूरा कर नहीं पाए। 250 ग्राम का केला है। वो कर ही नहीं पाया। तो मैं जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि हम ऐसे खेती करें कि 80% लगने लगे, 10-20% फिक्स होगा, वो चलेगा। हम इस तरह की खेती करें, हम करें केमिकल रेसिड्यू फ्री फार्मिंग। तो मैं इस चैप्टर के बाद आपके जो लेके जाऊंगा वो ये रहेगा कि हम क्या, किस तरीके से खेती करें कि 80% लगना चालू हो। कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना? अभी लग कितना रहा है? 0.0023। 1 ग्राम की श्रेणी में आप नहीं हो। ये पीपीएम में है। इसके लिए वो सोनार का कांटा जो पंखे की हवा से खराब हो जाता है, जिसको कांच में बंद रखते हैं, उसमें तोलना पड़ेगा तो शायद ही आएगा, है ना? तो भी आएगा नहीं, 10वां 11वां हिस्सा है। तो अब मुद्दे की बात मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा समझना। डीएपी का रेट क्या है? 1250, 1400 खेत में जाते तक। दुकान की 1400, तो खेत में जाते तक तो 100 रुपए और लग जाएंगे ना, हेमाली और डलई और सब कुछ। हाँ, स्टॉक नहीं है। 1250 में स्टॉक नहीं है, 1400 में स्टॉक है, ले जाओ। अभी इसमें होता क्या है, 1400 की डीएपी, हेमाली, उतरई चढ़ई, हमारी मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी खेत में गया, उसके बाद लेबर लगा, उसको हमने डलवाया, तो लगभग 1500 में पड़ गई। तो 2 बोरी डीएपी आपने डाली ना, 3000। 3000 में कितना गया खेत में? 100 किलो डाला था, 46 किलो मिला, 9 किलो 200 ग्राम गया। वो भी कंडीशन अप्लाई की 6.5 पीएच और 1% है। मैंने मान लिया, वो खेत नहीं मानेगा आपकी। खेत का तो पीएच बड़ा है, उस जगह नहीं उठाएगा, पीएच घटा है, उस जगह उठा लेगा। तो हमारा पैसा 3000 का 9 किलो खरीद के ला रहे हैं, तो पर किलो डीएपी का रेट समझ लेना क्या आ रहा है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? हम बात कर रहे हैं 46 किलो पूरा का पूरा लगे, उसके लिए क्या करें, वो प्रक्रिया मैं आपको बतलाऊंगा। इसलिए मैं इतना डीपली समझा रहा हूं आपको कि आपके जो 3000 रुपये लगे हैं, अभी एक उदाहरण और मैं दे रहा हूं। ये 20% लग रहा है, इसकी वजह 80% लगेगा। तो जो 100 किलो डीएपी आपने डाला 2 बोरी, ठीक है, उसमें 9 किलो 200 ग्राम लग रहा है, तो हम अफीम अच्छा पैदा कर रहे हैं।
0.00023 लग रहा है, तो हमें लग रहा है कि मेरी अफीम ठीक पैदा हो रही है, मुझे थोड़ा ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, थोड़ा और ज़्यादा मिल जाए, 23 की बजाय 25 लग जाए, 0.0025 लग जाए तो अफीम अच्छी पैदा हो जाएगी। इसकी बजाय मैं बोल रहा हूँ कि बचा कितना 46 में से 9,200 का 9 चौक 36 लगभग, ठीक है, बाकी का वेस्टेज। अगर 100 किलो डीएपी में से 36 किलो मिलेगा तो मेरी अफीम कैसे पकेगी? या तो उसका उत्पादन अच्छा आएगा, मैं उतना ही डालूंगा, या मैं इसको आधा कर दूं 18 तो भी चलेगा। मैं 100 किलो डीएपी डाल रहा हूं, उसकी जगह 50 किलो कर दूं तो भी चलेगा ना, क्योंकि मैंने ये परसेंटेज को पलट दिया। मैंने ऐसे सूत्र अपना लिए खेत में कि 80% अब लग रहा है, 10-20% इधर उधर गिर गया, मैंने नहीं सही से फॉलो किया तो 10-20% नहीं लग रहा है। तो मैं जो आज मेरे खेत में साल भर में अगर मेरे 10 एकड़ जमीन में 20 बोरी डीएपी ला रहा हूं तो शायद अगले साल से 10 ही बोरी लाऊंगा। यहां कॉन्सेप्ट चेंज होगा ना। इसको हम बोलते हैं किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा। मैं अभी जो सूत्र देने वाला हूं, इसमें हम कोई भी फर्टिलाइजर खेत में डालेंगे तो वो पूरा लगेगा और मिट्टी खराब नहीं होगी। ये फास्फोरस का मैंने उदाहरण दिया आपको। अभी पोटास भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। अफीम में पोटास डालते हो? कितना डलता है? पोटास वही की तरह जाता है कट्टा 10 आरी में आधा 1 कट्टा बोआई के पहले, और उसके बाद में लिक्विड का है पोटास, लिक्विड पोटास वो सब चला वो ड्रिप से चलाते हो और स्प्रे करते हो। हर बिलाई में 1 किलो। कितने महीने की फसल लेते हो आप? 4 महीने। 4 महीने में एक बेसल दे दिया, उसके बाद स्प्रे और ड्रिप से दे देते हो, बाकी पोटास का उपयोग करते हो। ड्रिप सिस्टम नहीं है ये, क्या है जो पानी बहके जाता अच्छा, फ्लड इरिगेशन में आप उसमें कोक चालू करके दे देते हो। समझ गया मैं, वो मुझे सूत्र आ गया समझ में। अभी पोटास का काम हमें समझना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। पोटास किसी भी पौधे में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। पोटास एक काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का, दूसरा काम करता है रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है। तो हमारे यहां पर कुछ भी खाद डला हुआ हो, कुछ भी न्यूट्रिशन हो, अगर पोटास नहीं है तो पौधा न्यूट्रिशन अपटेक नहीं करेगा। ये साइंटिफिक प्रोग्राम है, ये मैंने नहीं बनाया है, पहले से था, मैं केवल आपको बता रहा हूं। अगर यहाँ NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान पड़ा है, जिसमें पोटास कम है या नहीं है या अनअवेलेबल है, तो इस न्यूट्रिशन को अपटेक करके पौधे के हिस्से में कोई नहीं ले जाएगा, न तो उठाएगा न ट्रांसपोर्ट करेगा कि हर हिस्से तक पहुंचाए। दूसरा, पोटास पौधे में अच्छा है तो रोगों से लड़ने की क्षमता बनेगी। जैसे एक प्लॉट में पोटास अच्छा है तो मौसम परिवर्तन होने से, रात में ओस आने से फंगल बीमारियां बहुत कम आएगी। तुड़तुड़ा, महुआ, मक्खी, मच्छर है, उसको चूसा, उसकी चमड़ी को काटा, पर पोटास अच्छा है तो वहाँ वाइट सेल जाकर के उसको मरम्मत करेंगे और उसकी चमड़ी को ठीक करेंगे। एक खेत में पोटास कम है तो वहाँ ज़्यादा दवाइयाँ लगेगी, ज़्यादा बीमार होगा, ज़्यादा खाद लगेगा और उत्पादन कम आएगा। तो पोटास को सुधारना अति आवश्यक है। अब पोटास जुड़ा हुआ है कैल्शियम से, ये दोनों का K और C का कॉम्बिनेशन है। जितना भी पोटास आप डाल रहे हो उसका 10% कैल्शियम चाहिए, मतलब चाहिए कैल्शियम नाइट्रेट। एक दूसरे से लिंकिंग है, कॉम्बिनेशन है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये मुख्य पोषक तत्व है, ऐसे सेकेंडरी एलिमेंट है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो कैल्शियम लिंकिंग है पोटास से कि अगर कैल्शियम है तो पोटास अपटेक होगा, पोटास है तो दूसरे न्यूट्रिशन अपटेक होंगे। ये साइंस है। मतलब आप जब भी पोटास डालो कैल्शियम के साथ में डालो। छोटा सा सूत्र बता रहा हूं, 50 किलो पोटास लिया है 5 किलो कैल्शियम, 100 किलो पोटास लिया है 10 किलो कैल्शियम। सर तो कैल्शियम नाइट्रेट तो डालते हैं 1 कुंटल, नहीं उसके साथ इसके साथ देना। कॉम्बिनेशन, 1 कुंटल डाल रहे हो तो आपने सिंगल डाल दिया,
पता चला कैल्शियम इस तरफ है, पोटास इस तरफ है, आपने इस नाली में डाला, अभी ये इस नाली में डाला, फेंक करके भी कोई डालते हैं ना। तो मेरा मतलब है कैल्शियम और पोटास को मिक्स करके डालोगे तो रिजल्ट बहुत आएगा, और साथ में डालोगे तो रिजल्ट बहुत आएगा। कम से कम 10% कॉम्बिनेशन चाहिए। अभी किसी की फसल को ज़्यादा आवश्यकता हो वो ज़्यादा डाल सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर कैल्शियम के साथ नहीं है, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ, तो पोटास अपटेक नहीं होगा। पोटास अपटेक नहीं होगा तो किसी को लेके नहीं जाएगा, किसी को लेके नहीं जाएगा तो पौधा बार बार बीमार होता रहेगा। ऐसे ही सल्फर रिलेट करता है फास्फोरस को, मैग्नीशियम रिलेट करता है हल्की ज़मीन को, क्लोरोफिल को, नाइट्रोजन को, कि जहाँ रेतीली, कंकरीली, पथरीली ज़मीन है, पीली ज़मीन है, पानी जैसे सा लीच होता है, तो वहाँ नाइट्रोजन कितना भी डालोगे उतना ज़्यादा समय नहीं चलेगा, पौधा वापस पीला पत्ता करेगा, हरा होगा फिर पीला होगा। तो वहाँ पर मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, नाइट्रोजन के 10% मैग्नीशियम सल्फेट। तो जितना नाइट्रोजन डालोगे उसको लंबे समय तक पौधे में बना के रखेगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम भी काम करेगा। और ऐसी हल्की ज़मीन में जितना फास्फोरस डालोगे उसके 10% मैग्नीशियम सल्फेट। काली मिट्टी है तो उसमें मैग्नीशियम बहुत है, पीली मिट्टी है तो उसमें कैल्शियम नाइट्रेट बहुत है। अभी मिट्टी का प्रकार बदला तो आपका फर्टिलाइज़र बदल जाएगा। अभी हम जब पड़ोसी के खेत में ज़्यादा डीएपी डली और मेरे खेत में भी मैं उससे ज़्यादा डाल दूं, वैसे खेती करोगे तो कॉम्बिनेशन नहीं मैच होगा। पड़ोसी की काली मिट्टी है तो उसको मैग्नीशियम कम चाहिए, उसको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए। मेरी पीली मिट्टी है तो मुझे कैल्शियम कम चाहिए, मुझे मैग्नीशियम सल्फर ज़्यादा चाहिए। मिट्टी के प्रकार चेंज हुए। आपकी लाल मिट्टी है, एक दाना पोटास का मत डालो तो भी पौधा चल जाएगा। अभी मिट्टी का प्रकार बदला, आपके फर्टिलाइज़र के ग्रेड बदल जाएंगे, तरीके बदल जाएंगे, डालने का सीक्वेंस बदल जाएगा। कैलकुलेट फार्मिंग, इसीलिए किसान पाठशाला है, सीखना पड़ेगा। हम ऐसी कोई मीटिंग नहीं लेते हैं जहां प्रोडक्ट की 4 लाइनें रखें, दाल बाटी खिलाएं और मेरा प्रोडक्ट ये काम करेगा, ऐसी कोई मीटिंग नहीं हम लेते। जब तक आप त्रस्त ना हो जाओ, जब तक मैं बोलता रहूँगा, अंदर तक उतार दूंगा पोटास क्या काम करेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉम्बिनेशन था एनपीके का। और पोटास का एक सूत्र और बताता हूँ, फिर हम उठते हैं, फिर एक ब्रेक लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे कि ये सारे के सारे न्यूट्रिशन कैसे हम पौधे को दे पाएँ। पोटास का सूत्र है 20 दिन में लगना, 28 दिन में 20 से 90 दिन तक लगना, और 35% लगना, 65% फिक्स होना। जैसे फास्फोरस फिक्स होता है, डीएपी, इसमें द्वंद्व है। अगर आप पीएच नापने वाली स्ट्रिप लोगे तो घर के खेत का पीएच खुद नाप लोगे। मेडिकल पर एक छोटा स्ट्रिप का डिब्बा मिलता है, 70 रुपये, 80 रुपये का, 150 रुपये का, 50 रुपये से ऊपर, जिसमें कई सारी पीएच स्ट्रिप आती है। जब खेत में पानी देते हो तो मिट्टी और पानी का वो जो कीचड़ बनता है जड़ों के पास, उसको कीचड़ को मत लो, वहाँ स्ट्रिप लगाओ और हटा दो, उसको फिर सुखा लो। उसके बूंद का पानी गिरना नहीं चाहिए, तो वो स्ट्रिप कलर बदलेगा। और उस डब्बी में ही एक कलर कोडिंग आएगी, एक ऐसा डब्बी आएगा जिसमें कलर कोडिंग आएगा, हरा, पीला, लाल, नीला, गुलाबी, जामुनी। और इसमें जो सिंदूरी कलर की स्ट्रिप आएगी, ये कागज़ की रहेगी। इसको निकालो, कीचड़ में चिपकाओ और इसके सामने रखो कि किस कलर के साथ मैच हो रही है। कहीं दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं, कहाँ मिट्टी की जांच करूँ, उस स्ट्रिप को देखो, उससे पता चलेगा पीएच कितना है। पीएच हमें जानना पड़ता है हमेशा जब हमारी फसल खड़ी हो तब। उसकी जड़ों की कक्षा में हमने जब पानी दिया, उस समय वहाँ का पीएच क्या है। मिट्टी की जांच कराने वाले जब भी आते हैं या जो भी बोलते हैं, वो बोलते हैं आपकी फसल नहीं हो उसके पहले मिट्टी की जांच कराओ धूप काल में। ऐसा पूरे भारत में वक्तव्य फैला हुआ है कि मिट्टी की जांच कब करानी, तो मार्च, अप्रैल, मई में जब आप कल्टीवेशन करके मिट्टी को छोड़ दो, उस समय धूप खाने के बाद सैंपल लो और जांच कराओ। और हमारे पौधों की जड़ों की कक्षा में 6.5 पीएच कब चाहिए? जब हमने पानी दिया, जब हमने खाद डाला, जब पौधा भोजन उठा रहा है। तो धूप खाल की मिट्टी की जांच और हमारा अफीम खड़ा है जिस समय हमने पानी दिया, उस समय का मिट्टी का जांच में फ़र्क आएगा नहीं आएगा? तो हमें कब जांच करानी चाहिए? जब पौधा खड़ा हो।
एक्चुअली बहुत सारे कैलकुलेशन ऐसे हैं जो मुझे, किसान पाठशाला को, हमारे सिस्टम को, और अभी भारत में जो एग्रीकल्चर गाइडलाइन सिस्टम है उसको अलग करते हैं। मैं बात करता हूं हमेशा जो मैंने जिया है, जो हमने किसान पाठशाला ने खेतों में पिया है, समझा है, उसकी। एक्चुअल में फसल की मिट्टी की जांच कब करानी चाहिए? जब फसल लगा रहे हो, जस्ट उसके पहले। धूप काल छोड़ दो, गर्मी छोड़ दो, सर्दी छोड़ दो, बारिश छोड़ दो। गेहूं बोना है नवंबर में तो अक्टूबर लास्ट में कराओ मिट्टी की जांच। गेहूं बोने के बाद पहला पानी दे रहे हो जब कराओ, गेहूं देने के लास्ट पानी दे रहे हो जब कराओ, और गेहूं कट के बाहर चले गया तब कराओ। उदाहरण में बता रहा हूं, कोई सी भी फसल लगाने के पहले जांच, फसल खड़ी हो तब जांच, और फसल निकल के चली गई हो तब जांच। तो उस फसल की पूरी आइडियल कंडीशन आपको पता चलेगी कि मेरी फसल लगाने के पहले पीएच और कार्बन प्रतिशत क्या था, मेरी फसल अभी खड़ी है जब मेरा पौधा भोजन उठा रहा है तब क्या कंडीशन है, और मेरी फसल निकल के चली गई तो मैंने जो फर्टिलाइजर के तौर तरीके अपनाए उससे मेरी जमीन का पीएच बढ़ा या घटा या वहीं रहा। बहुत आसान है ये। 150 रुपये की स्ट्रिप आएगी जिसमें 150 बार टेस्ट कर सकते हो। 1 रुपये का एक टेस्ट होगा आपका, खुद टेस्ट कर सकते हो। कॉम्बिनेशन समझने की जरूरत है, लेकिन कब करना है? लगाने के पहले, लगाते समय, लगी हुई है लगने के बाद। तो पूरी उसकी प्रक्रिया हमें समझ में आएगी कि मैंने जितना डीएपी डाला, मैंने जितना पोटाश डाला, उससे मेरा खेत बंजर हो रहा है या ठीक हो रहा है, मैं कर रहा हूं वो तरीका सही है या नहीं है। हम एग्रोनॉमिस्ट से पूछते हैं कि मेरी पैदावार कैसे बढ़ेगी। हमें एग्रोनॉमिस्ट से पूछना चाहिए, मेरी मिट्टी की ये सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है, इसमें मैंने क्या करना चाहिए कि मेरा खर्चा कम हो। हम बोलते हैं कि मेरा पैदावार कैसे बढ़ेगा, मैं क्या डालूं, ऐसा पूछते हैं ना हम, क्या ला के डालूं, तो वो पर्ची बना के दे देगा। उसकी गलती क्या है? हम पूछते ही वही है। हम पूछते हैं चल मेरे खेत में चल भाई, साथ में बिठा के आते हैं, चल एक चक्कर लगा दे यार, मेरे को बता दे क्या करना है, क्या डालना है इसमें। तो चक्कर लगाने की एक पर्ची बन जाती है और हम कुछ मटेरियल लाकर डाल देते हैं। हमें पूछना चाहिए कि मेरे मिट्टी की जांच में पीएच इतना आया है, कार्बन प्रतिशत ये आया है, तो मैं इस तरीके से खेती कर रहा हूं, तो मैं ये तरीका सही है या चेंज करूं। हम उल्टा पूछते हैं कि मटेरियल क्या लाकर डालूं, हमने पूछना चाहिए तरीका क्या करूं। प्रश्नों में बहुत बड़ा विरोधाभास है, चेंज करना पड़ेगा हमें प्रश्नों को। तो पोटास का काम है ट्रांसपोर्टेशन, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाना। आज डाला 20 दिन में लगेगा, 90 दिन तक लगेगा, 35% लगेगा। जब डालोगे जब पीएच बढ़ेगा। आपने आज पीएच जांचा, स्ट्रिप लेकर आना, पीएच जांचना, पीछे से पोटाश डाल करके फिर पीएच जांचना। अभी अगर 6 है तो पोटाश डालते के साथ 8 हो जाएगा, फिर धीरे 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 डाउन होगा 24 घंटे 48 घंटे में। उसमें आता है क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड आता है, अपना जो सफ़ेद बैग लेते हैं, जैसे ही आता है पीएच बढ़ाता है। पीएच कम करना हो तो पोटेशियम सल्फेट, इसमें सल्फर की मात्रा आती है। सल्फर जब जमीन में जाएगा पीएच कम होगा, कैल्शियम जब जमीन में जाएगा पीएच बढ़ेगा। जिस जमीन का कॉम्बिनेशन गड़बड़ है, मिट्टी की जांच करने के बाद गड़बड़ है, तो हमें जिप्सम का उपयोग करना चाहिए जिसमें कैल्शियम और सल्फर दोनों आता है। अगर पीएच, छोटा सा सूत्र लिखना आप लोगों ने, 6.5 पीएच होना चाहिए अच्छी हेल्दी जमीन के लिए। अगर 6 है तो क्या, 5.5 है तो क्या, 5 है तो क्या, इधर ऊपर जाओगे 7 है तो क्या, 7.5 है तो क्या, 8 है तो क्या, 8.5 है तो क्या। सेंटर पॉइंट है, इसमें पौधा भोजन अच्छा उठाएगा, इसमें सारे न्यूट्रिशन अपटेक होंगे। पीएच जैसे कम होता है केवल न्यूट्रिशन अपटेक होते हैं, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर अपटेक नहीं होते हैं। पीएच जैसे बढ़ता है वैसे केवल सल्फर और पोटास अपटेक होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अपटेक नहीं होते हैं। इसलिए सेंटर पॉइंट बताया गया है कि यहाँ पर सारे पोषक तत्व पौधा उठा लेता है। नमक कम हुआ, रेतीली जमीन में पीएच कम होता है, खाद पानी सब बह जाता है, तो उसमें केवल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपटेक होंगे, कुछ अपटेक होगा नहीं। हेवी जमीन में पीएच बढ़ता है तो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपटेक ही नहीं होंगे। छोटी छोटी सी बीमारियां आती है,
हमारे मित्र एग्रोनॉमिस्ट आते हैं खेत में, फोटो खींचते हैं, किसी डॉक्टर को भेजते हैं या वो खुद डॉक्टर होते हैं तो बोलते हैं इसका पत्ता ऐसा हो गया, इसमें आयरन की कमी है। ऐसा कुछ बात होती है ना खेत में, इसमें मैग्नीज की कमी है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो जब पीएच बढ़ता है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपटेक होता नहीं, भले ही डालते रहो, साइंस है। अपटेक होता नहीं तो पौधा उसकी कमी दिखाएगा, भले ही पड़ा हुआ है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है 250 ग्राम का पाउच। आप लोग यूज करते हैं क्या? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का उपयोग करते हैं? बहुत कम। बोरान, आयरन बहुत करते हैं। कितने ग्राम का पाउच आता है? 250 ग्राम से आधा किलो का पाउच आता है। उसमें कंटेंट पढ़ते हो आप, क्या क्या आता है उसमें? बोरान, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसका प्रतिशत पढ़ा है कभी? क्या आता है? हाँ हाँ, उसका क्या प्रतिशत आता है मैं बतलाता हूँ। बोरान के सामने पढ़ोगे तो 2% मैक्सिमम आएगा, इससे ज्यादा कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रतिशत आता नहीं। फिर आता है आयरन, तो 600 ppm आएगा, 6000 ppm, क्योंकि आयरन 0.06% आता है उस 250 ग्राम में। 0.06% आता है, मतलब आधा प्रतिशत भी, लगभग उससे भी कम। तो आधा प्रतिशत लिखे कैसे? इसलिए कंपनी वाले लिखते हैं ppm, पार्ट पर मिलियन। मतलब मेरा ये एक पेन है, इस पेन को 1 लाख टुकड़े कर दूं तो एक टुकड़ा जो उठाकर बताऊंगा वो पार्ट पर मिलियन, 1 लाख का एक हिस्सा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? तो आपके पास केवल उस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बोरान लिखा हुआ आ सकता है 2%, बाकी सब इसके अंदर आएंगे। 6000 ppm, 10,000 ppm, 1000 ppm ऐसा आएगा। तो उस 250 ग्राम में आयरन अगर 6000 ppm है तो कितने ग्राम होगा? कॉन्सेप्ट समझना। हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें डलवाया जाता है, हम डालते भी हैं, गलत कहीं नहीं है। गड़बड़ी कहाँ है उसको ढूंढो। एग्रोनॉमिस्ट खेत में आया, उसने पौधे को देखा, एक्चुअल उसने सच बात बताई कि पत्ते की ये कंडीशन है तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डालो। उसने कोई गलती नहीं करी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम लेकर आए, दुकान पे मिल रहा है, हमें EDTA फार्म का डालना पड़ेगा वरना पीएच इतना ज्यादा है लगेगा नहीं। पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट डलता था, अब EDTA फार्म का ही डलेगा वरना माइक्रोन्यूट्रिएंट लगेगा नहीं। आपने देखा होगा ना EDTA फार्म, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के पाउच पे आएगा लिखा हुआ। अगर पीएच ज्यादा है तो चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स काम में आएगा, EDTA, उसमें फॉर्मेट लिखा हुआ आता है। कंडीशन समझना, पौधा खराब, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, एग्रोनॉमिस्ट ने सही बताया माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना है, हम दुकान पर गए, EDTA फार्म का माइक्रोन्यूट्रिएंट लेके आए, हमने डाला। एक्चुअल में पौधे ने कितना लिया कुछ पता नहीं। हम डालते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी। DNA पर जाओगे, पीएच को बढ़ने से रोको, कभी माइक्रोन्यूट्रिएंट खेत में ले ही नहीं जाना पड़ेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने साल से आया हमारे शब्दावली में, पता है किसी को? 1 दशक 1.5 दशक हुआ है, 10 से 15 साल। और जिन राज्यों में पहले ड्रिप इरिगेशन की खेती हुई, जैसे छत्तीसगढ़, वहां पर सारे के सारे लैंडलॉर्ड होल्डर है। छत्तीसगढ़ में या तो बहुत अमीर किसान है या बहुत गरीब किसान है, मिडिल किसान हमारे जैसा आप आम नहीं है। 100, 500, 1000 एकड़ की जो खेती कर रहा है वो है छत्तीसगढ़ में, और एक मजदूर है जो उन खेतों में काम कर रहा है। 2 ही कैटेगरी है, किसी के 500 एकड़ के खेत है, किसी को 400 एकड़ खेत है, तो वहाँ ड्रिप इरिगेशन बहुत है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट भारत में वहाँ आया, उसके पहले आंध्रा और दक्षिण भारत में आया, फिर महाराष्ट्र में आया, फिर पूरे भारत में फैला। तो जहाँ ड्रिप इरिगेशन है वहाँ सभी तरह के फर्टिलाइजर है। आज छत्तीसगढ़ की स्थिति में बतला रहा हूँ। मैंने आपको बोला था मैं केले की खेती का ट्रीटमेंट सीखने गया था, 500 रुपये का टिकट लिया मैंने। विमल चावड़ा जी बहुत अच्छा बड़ा नाम है, उनसे मैंने ट्रेनिंग लिया था केले का 2006 में। अच्छे बड़े फार्मर है, 3000 एकड़ में खेती करते हैं। उनके सीड आते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं VNR के नाम से। जब वो पहले मैं सीखने जाता था तो वहाँ पर मिर्च, सादी मिर्च, देसी मिर्च, ऐसे ढाल में बीज डाल दो, उसका सीड उग कर आ जाएगा, वो हम लगा देते हैं और वो चल जाएगा।
उसके बाद छत्तीसगढ़ हाईटेक हुआ, हाइब्रिड बीज आए, एक एक बीज हमने रोपण किया, उसका बीज लगाया, वो चल पड़ा। आज 2024 छत्तीसगढ़ के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां सीडलिंग वाला बीज काम में आता नहीं, वहां ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। नीचे बैंगन ऊपर मिर्च, नीचे बैंगन ऊपर टमाटर। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? ग्राफ्टिंग। क्यों? छत्तीसगढ़ की कई मिट्टी ऐसी है जो साधारण बीज को एडॉप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि हमने डीएपी, यूरिया, पोटास, माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल डाल के उस मिट्टी को कर दिया तहस नहस। अब साधा हम पौधा लगाते हैं वो मर जाता है, पौधा ही पनपता नहीं। टमाटर आप लगा नहीं सकते। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां सिंगल टमाटर, जो टमाटर खाने के बाद बीज निकलता है, उसको बो दो, वो लगा दो, चलेगा नहीं। जो हाइब्रिड टमाटर कंपनियों ने निकाला है उसको सीड बनाओ, पौधा बनाओ, लगा दो, चलेगा नहीं। उसको करना पड़ेगा ग्राफ्टिंग। पहले फ्री का बीज लगता था, फिर पौधा लगा, फिर हाइब्रिड पौधा लगा, अब ग्राफ्टेड लग रहा है, वरना खेती नहीं होती। उन्होंने किया है विकास। पहले 25 पैसे का पौधा लगता था, फिर 1 रुपए का, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल डाल करके अब 10 रुपए का पौधा लगता है टमाटर का एक। ग्राफ्टिंग में नीचे बैंगन का पौधा, उसको कलम करी, इधर टमाटर का पौधा, उसको कलम करी, तो टमाटर का ऊपर का हिस्सा, बैंगन का नीचे का हिस्सा, बैंगन जंगली पौधा है, कांटे आते हैं, तो वो सब एसिड वेसिड सब चूस लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसकी जड़ें खराब नहीं होती, वो डंप होता नहीं। तो बैंगन के पौधे पर टमाटर की ग्राफ्टिंग करके पैदा करते हैं, ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट चलाने के ये दुष्परिणाम है। माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं चलाना ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। अगर हम पीएच कंट्रोल करते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट चलाने की कभी आवश्यकता नहीं है। कारण मैं बता रहा हूँ। पौधे को लगने वाले न्यूट्रिशन की श्रेणी एक है गैसेस, जो टन में लगती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये वायुमंडल में गैसेस हैं जो पौधे लेता है, जो श्वसन करता है, वो टन में करता है। 1 एकड़ में 1 साल की फसल को टन में लगेगी कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल से ले लेगा फ्री में। दूसरा आता है एनपीके, ये लगता है किलोग्राम में। मैं एक सूत्र बता रहा हूं कितना लगता है किस तरह की फसल में, कौन सा। एनपीके लगेगा किलोग्राम में, क्विंटल में, सॉरी मैं किलोग्राम बोल गया, क्विंटल में। अभी यहां पर आया कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये लगेगा किलोग्राम में। टन, क्विंटल, है ना। ये 100 किलो के ऊपर जाने की जरूरत नहीं कभी भी। उदाहरण समझना, 1 एकड़ कोई सी भी XYZ फसल हो, मैं थंब रूल बता रहा हूं, इसके अलावा कोई नियम नहीं है। 1 एकड़ फसल एनपीके क्विंटल के ऊपर नहीं, टन में कभी नहीं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर किलोग्राम। 1 एकड़ फसल, अगर मुझे कैल्शियम नाइट्रेट डालना है तो मैक्सिमम 99 किलो तक मैं जा सकता हूं। थंब रूल बता रहा हूं मैं। 100 किलो क्विंटल हो गया, उसकी जरूरत नहीं है। अभी बोरान, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हुए, ये हुए ग्राम में। ये सूत्र है, हवा टन में लगेगी, एनपीके क्विंटल में लगेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर किलोग्राम में लगेगा, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ग्राम में लगेगा। 999 ग्राम तक हम माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल सकते हैं 1 एकड़ में साल भर में। उसके ऊपर डालने जाएंगे तो हमारी जमीनें गड़बड़, खराब, डिसीज सहित, रोग रहित नहीं, डिसीज सहित, प्रॉब्लम सहित, धीरे धीरे कब पंचर हो जाएगी हमारी जमीनें हमें पता नहीं चलेगा। अब हमें इस दायरे में फसल को पैदा करना है और इस दायरे में उत्पादन बढ़ाना है। पड़ोसी ने 4 पाउच माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के डाले, 250 ग्राम के 1 किलो एक बार में, तो मैं 6 पाउच डालता हूं 1.5 किलो, तो जो साल भर का कोटा था आपने एक ही बार में खत्म कर दिया। एक्चुअली उसमें जो 250 ग्राम की पाउच है उसमें 0.0006 ग्राम है, तो बाकी का क्या है, वो जमीन को खराब करने वाली चीजें हैं। बोरान 2 ग्राम लिखा है, अगर 250 ग्राम के पाउच पर, कॉन्सेप्ट समझना, 250 ग्राम का पाउच है, 2% है, कितना ग्राम आएगा इसमें? बहुत हो गया।
अभी 5 ग्राम कितना होगा? उस 5 ग्राम को आप 1 एकड़ में अप्लाई कर रहे हो 43,560 स्क्वायर फीट में, वो 5 ग्राम कितनी दूर में कितना पहुंचेगा? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर हम खेत में बैक्टीरियल कॉलोनी बना ले, कार्बन मेंटेन कर लें, तो जीवन में कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने की आवश्यकता नहीं है, कभी 1 रुपये का दाना खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मेरी पूरी खेती के वक्तव्य में मैं जिन भी फार्मरों को गाइड करता हूं, कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलता ही नहीं कि आपको खरीद के लाना है। आपके चार्ट में आया नहीं होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स केले की खेती में, मैं चार्ट भी देता हूं लिख करके, उस चार्ट में भी माइक्रो न्यूट्रिएंट देता ही नहीं हूं। अगर आपने गुड़ गोबर गोमातिर ले लिया, अगर आपने मिट्टी का स्प्रे कर दिया फसल पे, तो जीवन में कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी सी बातें हैं ये। जस्ट मैं अभी अपना आधा सेशन हुआ है, आधे सेशन में मैं आपको ये बतला रहा था कि हम खेती कैसे कर रहे हैं। अभी हम अगले सेशन में बैठेंगे तो करना कैसी चाहिए उस पर मैं बात करूंगा। हम कर कैसे रहे हैं ये तो समझ में आया ना। अपने गिरेबान में झांक लिए, कितना डीएपी डाल रहे हैं, कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, उस डालने से हमें क्या हो रहा है, यहां तक पहुंचे हम। तो आप लोगों को लग रहा है सुधार की आवश्यकता है क्या? हाँ, अभी हम फर्टिलाइजर की केवल बात कर रहे हैं। स्प्रे शेड्यूल पूरा बचा है, वाटर मैनेजमेंट पूरा बचा है। मैं आज पहली बार मुलाकात कर रहा हूं, तो आप लोगों को थोड़े से कुछ पंचिंग पॉइंट और थंब रूल दे के जा रहा हूं। आज की कहानी से कुछ सीखेंगे, जो मेरे बताने के बाद आप लोगों को पानी क्या और खेती में अंदर एंट्री करूं कैसे और पौधे से बात करूं कैसे, ये इतनी चीज़ें पहले समझना है हमको। थंब रूल में हमारा भोजन रेडी